ये बीच से आवाज आ रही है किसी के साउंड। हाँ, बच्चों की आवाज आ रही है, वो थोड़ा देख लेना, म्यूट कर लेना कोई। हाँ, आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आकाश जी आप शुरू करना, फिर मनीष जी है या सर आ जाएंगे तो सर देख लेंगे ना। अतुल सर ने तो यो 1 मिनट शुरू कर दे सर, रुको 1 मिनट है ना। अतुल सर ने ज्वाइन कर लिया है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अतुल सर म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ आगा जी। हाँ सर, आप ये अभी योगेंद्र जी सुल्ताना है, उनका मॉक लेना है, तो आप स्टार्ट कीजिए। इनका बायोडाटा जो है व्हाट्सएप पे उसी ग्रुप में डाल दिया है इन्होंने। अच्छा, जो ग्रुप है उस पर डाला हुआ है ना। सर हाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं ना सर कॉल तो, अतुल सर। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। हाँ योगेंद्र जी। जी सर। योगेंद्र जी नहीं दिख रहे मुझे। आकाश जी आप ही आ रहे हो। अच्छा, आप सर वो कर हम्म। आपको सर वो स्क्रीन का करना पड़ेगा थोड़ा सेट आपके एक स्क्रीन सेकंड। में। 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। हाँ योगेंद्र जी, तो आप कहाँ से हैं? बेसिकली झुंझुनू से। जी सर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। झुंझुनू है। तो जैसा मैं आपका बायोडाटा देख रहा हूँ, तो आपने 10th 2003 में किया 81%। 12th 2005 में 58%। सुन रहे हैं योगेंद्र जी? जी सर। जी सर, मैं सुन मुझे रहा हूँ। मुझे नहीं दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। सर इसमें आपकी स्क्रीन, राइट साइड में कुछ स्क्रॉल बने हुए हैं, उस पर आप टिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे। सर स्क्रीन पे जैसे जैसे बोलते हो अपना आप आ जाते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा था तो आपकी स्क्रीन में आया। नहीं आए। तो सर आप कुछ उसमें चेंजेस करो, मोबाइल में है ना आपके सर। हाँ मोबाइल में है तो मेरे। आप या तो आपने अपने आप को वो पिन कर रखा होगा, अनपिन करो आप अपना। एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं, पिन नहीं कर रखा है। योगेंद्र सर बोलो, आप एक बार बोलो तो। हाँ सर। इस ऑटो रोटेट हो जाता है इसमें, जैसे जो बोलता है वो स्क्रीन पे आ जाता है वैसे। एक्चुअली आ नहीं रहता। या तो आकाश जी आप एक बार कंटिन्यू करो, तब तक मैं देखता हूँ ना। एक बार आप हाँ शुरू कर दो, फिर मैं ले लूंगा। आप दोनों में से कोई भी जो लेगा। जी योगेंद्र जी। जी सर। तो सर आपने जो है बीए किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से 2010 के अंदर। तो जी सर। आपके जो इसमें लिखे हुए सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको बहुत अच्छा लगता है? सर अंग्रेजी साहित्य विषय मेरा अन्य दो विषय की अपेक्षा बड़ी रुचि रही थी, और इसलिए मैंने उसी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। बिल्कुल। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर आप बता रहे हो, उसमें किसी आप बताइए किसी लिटरेचर में किसी साहित्य जिन्होंने लिखा है अच्छा, उनका नाम बताइए। सर यदि एक मैं मेरे फेवरेट राइटर की बात करूं तो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो मुझे ज्यादा पसंद अच्छा, तो ये शेक्सपियर जो आप कह रहे हो किस टाइम के थे? उनका कोई टाइम पीरियड बताइए जिस टाइम पे वो थे। है। सर विलियम शेक्सपियर 1558 से 1600 का जो 1600 का जो दौर है उसके एलिजाबेथन एज काल के राइटर हैं ये। और इनकी जो रचनाएं ये स्पेशली अपनी ट्रेजेडी जो है उनके लिए जाने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने पोइम्स भी लिखी हैं और कॉमेडी हैं वो भी लिखी हैं, लेकिन इनकी पहचान है अंग्रेजी साहित्य जगत में वो एक ट्रेजेडी राइटर के रूप में जाने जाते इनकी कोई पोइम जो है उनकी कुछ लाइनें सुना सकते हो आप? हैं। सर इनकी पोइम है सेल आई कंपेयर दी, लेकिन सर इनके जो ज्यादा वर्क्स हैं वो
जो ड्रामा है वो ही मुझे पढ़ने को मिले, तो इनकी पोइम इतनी ज्यादा मैंने नहीं पढ़ी, बस एक इसके बारे में थोड़ा सा। जो ड्रामा है उसका क्या नाम है जो बहुत ही फेमस है इनका? इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके अलावा हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि जो आपने पढ़ा एक सेल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे करके है उनका, तो उसमें क्या कहा है उन्होंने? सर, वो उससे एक आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या उससे प्रेरणा मिलती है? सर ये मैंने जब फर्स्ट ईयर में था तब ये रचना पढ़ी थी। इसमें उन्होंने एक तुलना की है, एक जो उनकी जो एक महिला है उसकी तुलना की गई है जो प्रकृति से है उससे। बाकी सर अभी मैं उस पोइम को अभी याद नहीं कर पा रहा, अभी हाल ही में मैंने इनके ट्रेजेडी जरूर पढ़ी। अच्छा, तो इनकी बहुत ही एक फेमस है सोनेट करके, सोनेट के बारे में सुना है आपने? सोनेट में बहुत सारी अलग अलग कविताएं हैं, बहुत पोइम्स उन्होंने लिखा है, बहुत लंबा ये एक उनका दौर चला है जिसमें इन्होंने सोनेट में लगभग बहुत सारा कवर किया हुआ। तो ये सोनेट जो है ये किसके बारे में थी, आप बताओगे? सर जो पोइम्स लिखी हैं विलियम शेक्सपियर में, उनका एक फॉर्मेट है जिसे सोनेट कहते हैं। सोनेट है सर ये 14 लाइन्स की पोइम होती है। इसमें एक 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का एक होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। जी सर। अच्छा, तो आप अभी सांबर लेक न्यूज में था एक दो दिन से, सांबर लेक के बारे में कुछ बताइए। माफी चाहूंगा सर, सुन नहीं पाया मैं आपकी बात। अभी एक दो दिन में, कुछ दिनों में अभी सांबर लेक जो है वो न्यूज में था, आपने जरूर पढ़ा होगा उसके बारे में। सांबर लेक कई कारणों से न्यूज में रहा है, तो सांबर लेक के बारे में कुछ बताइए आप, उसकी 4-5 लाइन बताइए, जो मुख्य बिंदु है सांबर लेक के बारे में वो बताइए। सांबर लेक सर राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है उसका एक उदाहरण है, जहाँ पर जो हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो वहां पर आ गिरती हैं। और इसके अलावा जो सांबर है ये वेटलैंड के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, ये सांबर लेक जो है वो नमक प्रोड्यूस करने के लिए भी जाना जाता है? जी सर, ये नमक उत्पादन के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है राजस्थान में। ये किन कारणों से जो है सांबर लेक हमारे राजस्थान में जो बहुत हमारे यहाँ पे झील है जिनसे नमक उत्पादन होता है, तो ये नमक होने का क्या कारण है? सर इसके लिए भौगोलिक रूप से देखें तो एक यहाँ पर जो टेथी सागर का अवशेष है वो एक महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर माना जाता है। और इसके अतिरिक्त एक जो यहाँ की जो भूमि है उसमें जो लवणीयता की जो मात्रा है वो इसका एक कारण है। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आप हाल ही में अभी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बांग्लादेश विजिट किया है, तो आप कुछ समस्याएं बताइए, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के मध्य में क्या क्या है, क्या क्या वो बिंदु है जो हमारे और रिलेशंस को मजबूत बनाने में कहीं के अड़चन पैदा कर रहा है? सर एक तो जो घुसपैठ की समस्या है भारत में नॉर्थ, वहां पर वो एक महत्वपूर्ण जो है समस्या का बिंदु है दोनों देशों के बीच में। एक इसके अतिरिक्त सर जो अभी एक, हालांकि इसको काफी हद तक जो 100वां संविधान संशोधन था उससे काफी हद तक इसको सुलझा भी लिया गया है। इसके अलावा सर इस क्षेत्र में जो इनर लाइन परमिट को लेके कुछ चीजें रहती हैं उसको लेके समस्या यहाँ पर रहती है। और इसके अतिरिक्त सर जो पानी से जुड़ी हुई जो है कुछ मुद्दे हैं उनको सुलझाना अभी बाकी है। अच्छा, आपने अभी इनर लाइन परमिट के बारे में बताया, ये हमारे भारत के कौन कौन से राज्य है जहाँ पे इनर लाइन परमिट अभी चल रहा है, जहाँ पे हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है जाने के लिए? उन राज्यों के नाम बता पाएंगे आप? सर एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अगर अनुमति दें तो मैं पहुंचने के प्रयास करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई कीजिए। सर इसमें जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का जो क्षेत्र है और त्रिपुरा जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत है। अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश, अभी आपने आपने अगर न्यूज में पढ़ा हो तो अरुणाचल प्रदेश जो है उन्होंने, उनकी जो असेंबली है उन्होंने एक बिल पास किया, उसमें कहा गया है कि हमारा पूरा जो अरुणाचल क्षेत्र है वो पूरा 6 शेड्यूल के अंदर घोषित कर दिया जाए।
तो ये छठा शेड्यूल और पांचवा शेड्यूल क्या होता है? इन दोनों के अंदर क्या, इन दोनों के मध्य में क्या क्या फर्क है? पांचवा जो शेड्यूल है उसमें जो जनजाति जो क्षेत्र है उससे संबंधित विशेष प्रावधान है इसके अंदर, जिसके अंतर्गत पैसा एक्ट को हम सम्मिलित करते हैं। और छठी जो अनुसूची है इसमें असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो राज्य हैं उनके संबंध प्रशासन संबंधी जो विशेष प्रावधान है उसका वहां पर। बिल्कुल। आपने बताया कि पांचवी जो अनुसूची है उसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले, कौन कौन से हिस्से जो है वो आते हैं? इसमें राजस्थान के जो दक्षिणी जो जिले हैं जिनमें जनजातियां हैं वो सर इसमें आते हैं। इसमें डूंगरपुर क्षेत्र है, भीलवाड़ा क्षेत्र है, और एग्जैक्टली सर जो अभी थोड़े समय पहले परिवर्तन हुए थे वो अभी मैं सर याद नहीं करता। कोई बात नहीं। अच्छा सर, अभी ये एक अंतिम सवाल ये बता दीजिए कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो पीस वार्ता चल रही है अभी, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो इस कंट्रीज है वो भारत को बाहर रख रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत में इसके क्या क्या इंटरेस्ट है? मतलब भारत क्यों चाहता है उस पीस वार्ता का हिस्सा बनना? और अगर भारत उस पीस वार्ता का हिस्सा नहीं बनता है तो क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं? तो आपको फायदे बताने हैं कि क्या, अगर क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम क्यों उसमें वार्ता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और किन्हीं कारणों से हमारी बात बाहर नहीं रह पाती है तो क्या क्या नुकसान जो होंगे वो भारत को हो सकते हैं? सर अभी जो हार्ट ऑफ एशिया जो सम्मेलन तजाकिस्तान की राजधानी दशानबे में हो रहा है वहां पर जो अफगानिस्तान को लेकर जो भारत का जो रुख है वो इस बार तालिबान की वहां पर जो महत्ता है उसको स्वीकार करने की तरफ पॉजिटिव नजर आती है, जबकि अतीत में भारत में तालिबान का जो अस्तित्व है या फिर उसकी जो महत्ता है उसको कभी स्वीकार नहीं किया था। और दूसरी जो चीज है अब मध्य एशिया से जो संपर्क है भारत का बनाए रखने के लिए तो सर अफगानिस्तान की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है, और अफगानिस्तान में भी क्षेत्र जो है वहां पर शांति बनी रहती है तो जियो पॉलिटिकली ये भारत के लिए एक बेहतर। ठीक है सर। सर आगे नेक्स्ट मेंबर सर। हाँ योगेंद्र जी। जी सर। आपने 10th 2003 में की, 12th 2005 में, और कितने परसेंटेज रहे आपके 10th में? सर वीडियो ऑफ है सर आपका। 81% से किया था। 81% से। और तो मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, उसमें सडनली इतना कैसे गिर गया 81 से? फिर 12th में 58, फिर आपने बीए किया तब फिर से 65, फिर एमए किया तो फिर से 52। तो इसके कोई पर्टिकुलर रीजंस थे? इतना अप डाउन कैसे रहा ये? सर 2003 में 10वीं करने के बाद मैंने विद्यालय बदला था और उपखंड स्तर पर अपेक्षाकृत बड़े विद्यालय परिदृश्य में चला गया, तो वहां पर मैंने साथ साथ एनसीसी जो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी मेरा झुकाव रहा। और सर यहाँ पर थोड़ा सा जो विषय था गणित पीसीएम जो विषय था उसमें मैं कहीं ना कहीं अपने स्तर पर तैयारी करने में भी थोड़ी सी मेरे द्वारा लापरवाही उस स्तर पर रही थी, तो इसलिए मैं अच्छा परसेंटेज सर उस समय नहीं बना पाया। और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस विषय में बेहतर नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने स्ट्रीम भी चेंज किया सर। तो एनसीसी और स्पोर्ट्स की और झुकाव से थोड़ा पढ़ाई पे फर्क पड़ गया आपके? हाँ सर जो आप कैंप स्कूल, होते थे स्कूल आपने लिखा, तो स्कूल कैंप लिखा में ज्यादा डालमिया स्कूल से आपने 12th की? जी सर। जी, डालमिया कौन थे इन स्कूल के अलावा? और किसी डालमिया को जानते हैं? जी सर, डालमिया श्री जगमोहन डालमिया जी जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे सर। बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। फिर आप ग्रेजुएशन की 2010 में 5 से 10 में और 12 में आपकी एमए हुई है। 12 से 20 और अब 21 चल रहा है, इस अवधि के दौरान क्या किया आपने? सर मैंने 2012 के बाद मेरी आर्थिक प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए पहले विद्यालय स्तर पर मैंने पढ़ाया, और उसके बाद 2015 के बाद मैंने कोचिंग स्तर पर पढ़ाना शुरू किया, और वो मेरी एक आजीविका का साधन भी है और लगातार मैं पर्सनैलिटी ग्रूम करने का भी उसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता क्या कोचिंग में क्या पढ़ाते थे आप? किन बच्चों को पढ़ाते थे? हूं। सर कोचिंग में जो
12वीं क्लास या फिर जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं जो अपना करियर के लिए तैयारी करते हैं, उनको मैं पढ़ाता था। और इसमें सर जीके के अलग अलग विषय थे, लेकिन पिछली बार जो मैंने अभी एक बैच पढ़ाया उसमें जो पॉलिटी का जो संवैधानिक दर्शन वाला जो पक्ष है वो मैंने सर पढ़ाया है। दार्शनिक पक्ष जो है संविधान का तो संविधान का दार्शनिक पक्ष आपने पढ़ा है, तो मतलब संविधान का दार्शनिक पक्ष और संविधान कैसे बना वो सारी चीजें आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई होंगी। जी सर, संविधान निर्माण का तो सर इतिहास के संदर्भ में वो अलग विषय में है, लेकिन जो प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, क्या है वैसे संविधान है क्या, संविधान का दर्शन, या अगर आप मुझे समझाना चाहो कि संविधान 2 लाइन में समझाना चाहो तो संविधान होता क्या है? संविधान सर एक ऐसा दस्तावेज, सर्वोपरि विधि दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र की जो व्यवस्था है उसको उसकी दशा को संभालता है और उसको दिशा प्रदान करता है। अच्छा, अब आपकी जो हॉबीज है, आपने हॉबीज लिखी है प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना। जी सर। या और इन पर आधारित टीवी प्रोग्राम्स देखना। जी सर। कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं आप जो इनके साहित्य पर आधारित हैं? सर गुलजार साहब के द्वारा डायरेक्टेड है मुंशी प्रेमचंद का तहरीर मुंशी प्रेमचंद नाम से कार्यक्रम है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाओं को मिलाकर एक किरदार कार्यक्रम है। और इसके अलावा सर और भी कार्यक्रम है, टेलीफिल्म्स जो आती है वो मैं इनके अलावा, प्रेमचंद जी के अलावा और कोई लिटरेचर जिस पर कोई टीवी सीरियल्स बने हो और अभी आ रहे हो और आप देख रहे हो उनको? सर एक मालगुडी डेज, सर मैं DDRQ देखता हूँ, उस पर ये पुराने कार्यक्रम ज्यादा दिखाए जाते हैं, जो दूरदर्शन का जो RQ चैनल है उसका। तो मालगुडी डेज जो है वो मैं देखता हूँ। एक धारावाहिक अभी खूब चल रहा है, कॉमेडी सीरियल भी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भी कोई किसी लिटरेचर से रिलेटेड है? सर ये गुजराती जो लेखक थे तारक मेहता जी, उनकी जो रचना है उसी पर आधारित है। जी, रचना का नाम ध्यान में आ रहा? सर गुजराती में कुछ तारक मेहता उल्टा चश्मा, ऐसे कुछ एग्जैक्टली मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन हिंदी में नाम जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक, बिल्कुल जी। प्रेमचंद जी आपने पढ़ा भी है और आपको लग रहा है कि आपके फेवरेट भी है। इन पर आधारित कोई फिल्में बनी हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इन पर आधारित सीरियल्स देखना, तो कोई फिल्म बनी हो या इन्होंने कोई प्रयास किया हो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो फिल्मों के माध्यम से लोगों के बीच में जाए, ऐसा कहीं आपने पढ़ा या सुना? जी सर, इन्होंने सरस्वती प्रकाशन के लिए जब काम किया था तो फिल्मों के लिए भी इन्होंने रचनाएं लिखने की कोशिश किया था। इनका एक सर जो रचना है सदगति, उस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है। और एक गबन जो फिल्म है जो सुनील दत्त साहब ने जिसमें मुख्य भूमिका अदा की है, गबन भी एक फिल्म बनी है। शतरंज के खिलाड़ी नाम सुना होगा आपने तो? शतरंज के खिलाड़ी, हीरा मोती, बिल्कुल सही। तो अभी करंट की बात करें तो अभी जैसे मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, अभी आप पहले वाले जो उन्होंने आपसे पूछा बांग्लादेश के बारे में, भूगोल आपका विषय भी रहा है और बांग्लादेश हमेशा से रहा है कि भारत की तरफ जाएगा या चाइना की तरफ जाएगा। भूगोल किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है बांग्लादेश को, भारत की तरफ या चीन की तरफ? सर भौगोलिक या जियोपॉलिटिक्स अगर हम व्यू देखें तो अब जो बांग्लादेश है ये भारत का ही अतीत में हिस्सा रहा है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान देश के रूप में अलग हुआ और वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में है। और जो सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उस हिसाब से भी चीन की बजाय भारत के ही ज्यादा नजदीक है। और सर भारत की तरफ इनका चीन की तुलना में ज्यादा। तो फिर हम, जैसे आपने भी पढ़ा होगा तैयारी करते हुए भी, कि भारत बांग्लादेश में विवाद के क्या मुद्दे हैं, ये तो हम खूब पढ़ते हैं। बांग्लादेश चीन में विवाद के क्या मुद्दे हैं, ये तो हम कभी नहीं पढ़ते। या आपने कोई पढ़ा हो चीन और बांग्लादेश में कोई विवाद के मुद्दे हो? और अगर विवाद के मुद्दे इधर ज्यादा है तो फिर स्वाभाविक रूप से उधर पक्ष में होना चाहिए। जी सर, जैसी चीन और भारत के संबंधों की स्थिति है उसी स्तर पर जो पानी को लेकर जो विवाद है वो बांग्लादेश के साथ भी चीन का बना रहता है। और बाकी सर पानी को लेकर क्या है? पानी को लेकर के क्या विवाद है? भारत बांग्लादेश में पानी का क्या विवाद है?
सर जो जल का अगर सही प्रबंधन ऊपरी स्तर पर नहीं हो पाता है चीन या भारत के अंदर, तो ये बांग्लादेश में सर कई बार बाढ़ का कारण बनती है समस्या। कोई विशेष कोई नदी का नाम ध्यान में आ रहा है आपको जो विवाद का विषय है, या दोनों देशों के, भारत और बांग्लादेश के बीच में? सर ये तीस्ता नदी जल बंटवारा है, उसको लेके भारत और बांग्लादेश के बीच। अभी जब मोदी जी गए तब कुछ एमओयू साइन हुए, तो उसमें नदी जल बंटवारा या इस विवाद के बारे में कोई चर्चा हुई उनकी? सॉरी सर, एग्जैक्टली मैंने पूरा जो था उस पर नहीं पढ़ा डीपली। अच्छा, ये एक भूगोल और मोदी जी की जो ये यात्रा है इससे संबंधित ही है कि डिबेट का बड़ा इशू है ये, कि मोदी जी का इस समय जाने की जो टाइमिंग है वो कहीं कहीं बंगाल चुनाव में उनको फेवर करेगी। आपका क्या मानना है इस बारे में? सर मोदी जी का यात्रा के दौरान चाहे जोगेश्वरी मंदिर का चाहे दर्शन करना हो, एक मतवा जो समुदाय है वहां पर उनसे जो मिलना है, उसके लिए ये शंका व्यक्त की गई है कि उनका ये सही समय नहीं था वहां पर यात्रा करने का। और लेकिन सर यदि देखें तो हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जो धर्म से पूर्णतः तटस्थ नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के मध्य समन्वय की बात करता है। लेकिन फिर भी सर मेरा मानना है कि ये जो यात्रा थी इसका समय थोड़ा अलग होता तो बेहतर होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा से मोदी जी फायदा उठाने के लिए उन्होंने यात्रा की, और चुनाव आयोग इस पे कुछ ले सकता था एक्शन, या नहीं, चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है? सर विपक्षी पार्टी जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में है उसके द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत की गई है, और कानून सम्मत जो भी निर्णय है सर, अगर चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वही हमारे लिए और वहां की दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सही जो गाइडिंग होगा वो उनका निर्णय है। अच्छा चलिए, अभी आपने बीच में नाम लिया मतुआ समुदाय, क्या है ये समुदाय? कोई इससे क्या फायदा होगा मोदी जी को, और क्या बैकग्राउंड कोई इसके बारे में कुछ पढ़ा हो आपने? मतुआ समुदाय सर नाम है? हाँ सर, ये यहाँ का एक धार्मिक समुदाय है जिसका जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके जो साथ के जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में भी वहां पर उनसे जुड़ाव है। एग्जैक्टली सर कौन सा धर्म या पंथ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में विशेष जानकारी मैं नहीं जुटा पाया। हरिश्चंद्र ठाकुर नाम सुना होगा आपने? इसी यात्रा के दौरान हरिश्चंद्र ठाकुर मतुआ समुदाय मैंने पढ़ा था, आपने याद दिलाया, थैंक यू सर। चलिए, एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी राजस्थान गवर्नमेंट कुछ नई स्कीम लॉन्च करना चाह रही है जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा या इसी का एक तरह से अगला रूप कर सकते हैं राज्य स्तर पर। कुछ पढ़ा आपने इसके बारे में? कोई हिंट है आपको? जी सर, सर ये आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की जो हेल्थ की स्कीम है और साथ में राजस्थान की जो महात्मा गांधी जो स्कीम है, इसको मिलाकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई गई है, जिसका लोकप्रिय नाम अभी राजस्थान चिरंजीवी योजना भी माना जा रहा है। ये सर स्कीम अभी है। क्या होगा इसमें? कुछ बदलाव या अभी कुछ पढ़ा हो इसके बारे में? जी सर, कौन कौन कितना इसमें क्या लाभ मिलेगा कुछ? जी सर, केंद्र की जहां योजना सर आयुष्मान भारत थी उसमें जो बीपीएल जो परिवार हैं, एससीसीसी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको सम्मिलित किया गया था। और वहीं ये जो योजना है इसमें भामाशाह योजना को और जो आयुष्मान भारत है उनको अलग कर दिया गया है, और इसमें समुदाय के जो बाकी जो लोग बच गए हैं, जिसमें एससीसीसी के अंतर्गत जो आते थे दिव्यांग थे या फिर जो कमजोर वर्ग था, उसके अतिरिक्त जो लोग बच गए हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि उनके लिए एक प्रीमियम राशि जरूर निर्धारित की। एससीसीसी क्या है? एससीसीसी बोल रहे हैं आप? सर ये सोशली इकोनॉमिकली जो बेस्ट जो सेंसस है वो सामाजिक और आर्थिक जो है आंकड़े उसके आधारित जनगणना है सर। कब हुआ ये सर्वे? कोई आइडिया? अभी हालिया सर्वे है या बहुत पुराना है, या अंदाजन बता दीजिए, 1-2 साल कोई। ये सर आप अनुमति दें तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि संभवतः 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार ही।
हाँ बिल्कुल ठीक। 2011 का ही सर्वे हुआ था ये, जनगणना पर आधारित नहीं, लेकिन 2011 में सर्वे हुआ और उसके आधार पर ही ये बना। और एनएफएसए और एसईसीसी, इन दोनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इनको अलग से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके अलावा बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कितना वार्षिक, कितना इसमें कवर होगा इस बीमा योजना के तहत? सर एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद 850 रुपए प्रीमियम राशि शायद निर्धारित की गई इसके लिए सालाना। अच्छा, 850 रुपये में। चलिए ठीक है, 850 प्रीमियम राशि। एक बार आप फिर से चेक करना, 850 प्रीमियम राशि के सही नहीं होगा। एक मैत्री दिवस अभी सुनने में आ रहा था, मैत्री दिवस क्या है? आपने पढ़ा होगा पिछले 3-4 दिन के अखबार में, मैत्री दिवस किन्हीं देशों के बारे में या किसी दो देशों के संबंध में। बांग्लादेश और भारत के संबंध में सर ये मैत्री दिवस है, ये शब्दावली। डेट ध्यान है आपको इसकी? क्या डेट है, कितनी तारीख को मनाएंगे मैत्री दिवस? सर ये चलिए ठीक है, याद नहीं आ रहा आपको। मैं अब आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपका जो गृह क्षेत्र है, झुंझुनू से है आप, जी सर। तो जब भौगोलिक रूप से देखते हैं तो राजस्थान को जब अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसमें जब शैक्षणिक स्तर की बात आती है तो जो झुंझुनू क्षेत्र है वो काफी प्रोग्रेसिव है और लिटरेसी रेट भी आपके वहाँ का काफी अच्छा है। क्या ऐसे 3-4 आप रीजन मानते हैं कि वो शैक्षणिक रूप से जो झुंझुनू सीकर का क्षेत्र जो है वो ज्यादा विकसित हो गया बनिस्पत दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के? जी सर, पहला इसका कारण है सर यहाँ के जो उद्योगपति थे जिन्होंने बाहर अपने धंधे स्थापित किए, तो उनको एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उनके कार्मिक के रूप में वहाँ काम आ सके। तो एक तो उनके द्वारा यहाँ पर विद्यालय काफी स्थापित किए गए सर। दूसरा, यहाँ की बहुत बड़ी जो जनसंख्या का एक भाग था, उनमें से ज्यादातर लोग आर्मी वगैरह में भी सर्विस करते थे। ज्यादातर परिवार को भी वो साथ रखने का उनको मौका मिलता था, वहां जाके बच्चे ज्यादा बढ़ सके। और तीसरा सर, जयपुर चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी हो चाहे दिल्ली का क्षेत्र हो, ये सर एक दोनों से ही एक समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शिक्षा के क्षेत्र में था वो ज्यादा डेवलप। चलिए ठीक है जोगिंदर जी, thank you। हाँ मनीष जी, आप 2-4 सवाल ले लो, टाइम काफी हो गया ना आप। जी सर, मेरे पास मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा इनसे। योगेंद्र जी, जैसे आप बता रहे थे कि 10वीं के बाद आपके जो परसेंट डाउन हुए और उसका कारण आपके एनसीसी और स्कूल चेंज करना ये रहा, तो क्या माने कि जब आपके सामने आप एसडीएम बन जाओगे, अलग अलग क्षेत्र की चुनौतियां आएंगी, तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी? सर मैं कहना चाहूंगा कि उस वो जो स्थिति थी वह पर सर मैं भावनात्मक रूप से भी परिपक्व नहीं था। मेरा खेल की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया और मैंने पढ़ाई के स्तर पर लापरवाही भी की। लेकिन अब समय बीतने के साथ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और अतीत में जो गलतियां की हैं उनसे भी मैं सबक लूंगा और एक बेहतर समन्वय स्थापित करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे बताइए योगेंद्र जी, जैसा कि भी आपने बताया कि आपके जो क्षेत्र है झुंझुनू, जहाँ से आप आते हैं, वहाँ की साक्षरता दर बहुत अच्छी है, लेकिन लिंगानुपात बहुत कम है। तो क्या माने हम इसको, कैसे, क्यों है ये लिंगानुपात कम? जबकि हम देखते हैं जो जहाँ साक्षरता ज़्यादा है वहाँ लिंगानुपात कम है, लेकिन जहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है वहाँ साक्षरता कम है। तो क्या हम माने कि शिक्षा की वजह से लिंगानुपात कम हो रहा है? जी सर, इसके लिए एक तो पारंपरिक जो कारण है जो सब जगह विद्यमान है वो तो एक कॉमन है ही। पितृसत्तात्मक जो समाज है या फिर जो मोक्ष के लिए जो बेटे की जो जन्म है वो अनिवार्य माना जाता है, वो कारण है जो सामान्यतः है। इसके अतिरिक्त सर तकनीक का जो विस्तार है वो इस क्षेत्र में अधिक हुआ है। और हालांकि एक अच्छी बात है कि ज्यादा हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम है, लेकिन सर नकारात्मक जो पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं लालच के कारण या भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां ज्यादा है उसके कारण यहाँ पर जो जांच है उनके विकल्प ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये एक विज्ञान का जो एक नकारात्मक जो फायदा है वो सर एक बार कोई तो उठाया जाता है, ये एक यहाँ का महत्वपूर्ण कारण है। चलिए, मैं अंतिम क्वेश्चन ये है आपसे कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? सर आरएस बनने के पीछे जो मेरा एक पर्सनल जो है
वो एक तो सर मैं जब 12वीं कक्षा में जब पढ़ता था उसी दौरान मेरे गांव से भी एक आईएएस बने थे कौशल राज जी। तो उनको जो सम्मान मिला और उनका जो कार्य क्षेत्र के बारे में धीरे धीरे मैंने जाना, तो एक तो उस चीज ने मुझे आकर्षित किया। और वर्तमान में चूंकि मैं एसएनटी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सर काफी चुनौतियां हैं और थोड़ा सा अस्थिरता का दौर भी है। तो एक जॉब के रूप में संगठित क्षेत्र में भी आने के लिए मैं आरएस बनना चाहता हूँ। और एक सबसे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हमारी संवेदना है, हमारा जो अभी तक हमने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है और जो हमने खुद को ग्रो किया है उसका फायदा पूरी सोसाइटी तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है योगेंद्र जी। मान लीजिए आपको झुंझुनू में ही किसी उपखंड का एसडीओ बनाया जाता है, तो आपकी प्रथम 3 जो प्राथमिकताएं होंगी वो कौन सी होंगी? सर मेरी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ पर जो लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात अनुपात है, उसमें सुधार करने के प्रयास किए जाएं। और दूसरा सर इस क्षेत्र में उद्योगों की विपुल संभावना है। चाहे नवलगढ़ के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की संभावना काफी बढ़ी हुई है लाइमस्टोन मिलने के कारण। और खेतड़ी के क्षेत्र में कॉपर के अलावा जो सेंट सिलिका है उसके द्वारा जो ग्लास जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और तीसरा सर जो पर्यटन सर्किट के रूप में यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उसको और अधिक मजबूत बनाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? सर बिल्कुल सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक बेहतर जो सर प्रबंधक के रूप में जो कार्य करना होगा, इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो सर एक सिविल सेवक के रूप में जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका ज्यादा हो जाती है। चलिए ठीक है ना, ठीक है योगेंद्र जी, कंप्लीट हो आपका इंटरव्यू। जी सर। सर अतुल सर, आप सर फीडबैक दे दीजिए इनकी सर, जो भी है। हाँ योगेंद्र जी, सबकी तरफ अच्छा से। है आपका बोलने का फ्लो अच्छा है, और लिटरेचर आपने 2-3 जगह लिखा है, तो लिटरेचर पे भी आपकी अच्छी कमांड है। टीवी सीरियल्स के बारे में भी आपने बताया, जो रिसेंटली जो आ रहे हैं ना उनके बारे में भी आप कुछ एक देखो। जब अपन हॉबी दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो अपनी रुचि का विषय है, और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में तैयार होकर के जाएं। क्योंकि मालगुडी डेज कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू लेने वाले सारे पुराने देखें, तो कुछ ऐसे भी जो बहुत चर्चित हैं वैसे भी आप पूरी जानकारी रख करके जाएं। मैं तारक मेहता ही सबसे ज्यादा देखता हूँ वैसे, लेकिन थोड़ा सा हाँ, तो आपको करना चाहिए था, काफी फेमस भी है। हॉबी मतलब यही है कि इसमें तो आपको कहीं पर भी मिस नहीं करना है, कहीं दूसरे फैक्ट्स नहीं आए, लेकिन हॉबीज अपना प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि यूनिक हॉबी है और इस पर आपका इंटरव्यू चलेगा भी। अलग हॉबी है तो इसके बारे में जरूर सवाल पूछेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी है। कई बार आप बीच में बोले जैसे पानी से जुड़े कुछ मुद्दों पर विवाद है, तो ऐसा गोलमाल नहीं। बोले एक नाम याद आ रहा है, एक तीस्ता नदी से संबंधित कुछ विवाद है, ऐसे मेंस में लिखते हैं तो वहां चल जाता है, क्योंकि वहां काउंटर क्वेश्चन पूछने वाले कोई नहीं होते। लेकिन पानी से जुड़े सर कुछ विवाद है या इससे जुड़े कुछ विवाद है, जनरलाइज नहीं देना है। अगर एक नाम याद आ रहा है तो एक, और इसके अलावा कुछ विवाद भी अपन बोल सकते हैं। और बाकी सही है, आपने फैक्ट्स वगैरह भी सही बोले। मतुआ समुदाय और ये बांग्लादेश वाला, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा और तैयार कर देना, क्योंकि मतुआ समुदाय अच्छा रहा। इसमें आपने बोला कि नहीं टाइमिंग और हो सकती थी, इससे बच रहे तो ज्यादा ठीक है, कि गलत टाइम पे मोदी जी गए, भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और संवैधानिक रूप से सही गए, कानूनन कुछ गलत तो गए नहीं वो। और हम इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस समय गए वो गलत गए, तो कुछ बेहतर कह सकते थे इसकी बजाय। हो सकता है उनका सही गए, उनके हिसाब से सही गए, और हर कोई करता है, इसलिए एक पक्ष कहीं नहीं दिख जाए अपना। तो आपने सीधा ही कह दिया कि नहीं चुनाव मोदी आयोग जी पर छोड़ देना चाहिए, जैसे लास्ट में फाइनली चुनाव आयोग पर ही छोड़ देना चाहिए कि उनके अगर नियम के अनुसार सही है, तो अगर हाँ गलत छोड़ होगा सकते हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री अपने अनुसार जो है वो पड़ोसी देश और विदेशी देश की यात्रा करते ही हैं, और उसी यात्रा के एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में हुआ होगा। और अगर इसमें कोई टाइमिंग का इशू या ऐसी शिकायत होती है तो चुनाव आयोग जो है वो इस पर निर्णय ले सकता है। अपन स्पष्ट नहीं कहें कि प्रधानमंत्री के और प्रधानमंत्री के वो टाइमिंग और होती तो ज्यादा ठीक रहता। मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट नहीं कहें तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, और बाकी सब अच्छा बोला। बस वो आप मेरे से पहले जब आकाश जी पूछ रहे थे तो उसमें कुछ एक, जैसे टाडा में आप बता रहे थे कि भीलवाड़ा, एक बार आप कंफर्म कर लेना भीलवाड़ा का कुछ भाग शामिल है या नहीं है।
आपने बोला ना जो डिस्ट्रिक्ट बोले कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, तो उसमें आप एक बार कंफर्म कर लेना भीलवाड़ा। भील जनजाति के आधार पर ही सर मैंने वो भीलवाड़ा बोला। नहीं, आधार पर नहीं बोलना है, अगर एग्जैक्ट पता है तो। भील तो उसके आधार पर थोड़ी बोल सकते हैं, भील तो बाड़मेर में भी रहते हैं, जैसलमेर में भी रहते हैं, है ना। आप श्योर हो जाना एक बार कि ये है या नहीं है, बाकी ठीक है। और गैप जो है आपका, गैप के बारे में भी आपने, ठीक है, अगर आप बीच में कोचिंग बोलो तो कोचिंग के बारे में आप थोड़ा सा तैयार कर लेना, कोचिंग के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और कोचिंग वो थोड़ा सा अगर जो चीज बोल रहे हैं तो वो अपनी प्रिपेयर है। बाकी अच्छा रहा ओवरऑल, अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, अच्छा होगा आपका। थैंक यू सर।